बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का हमारा टॉपिक है वो है द नीडल वुमेन्स कैलेंडर। ये पाकिस्तान इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 2 है और ये है लास्ट वाली स्टोरी यानी कि 5th वाली। फाइनली हम चैप्टर नंबर 2 को वाइंड अप कर रहे हैं, थैंक गॉड। विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये जो स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी लिखी है आमिर हुसैन ने और ये पाकिस्तान के बहुत फेमस राइटर हैं। ये पैदा हुए थे कराची में 1955 में और उसके बाद ये 1970 में लंदन शिफ्ट हो गए थे। और ये प्रोफेसर भी रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में और साथ ही साथ ये एक सीनियर फेलो रहे हैं लंदन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ में। और इन्होंने सिविरल प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड्स में सर्व भी किया है, जिसमें कि 2002 का जो इंडिपेंडेंस फॉरेन फिक्शन प्राइज़ है, उसमें भी इन्होंने सर्व किया है। साथ ही साथ 2008 इंटरनेशनल IMPAC डबलिन लिटरेरी अवार्ड में भी इन्होंने सर्व किया हुआ है। आमिर हुसैन जो थे, उनको मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में जो था वो अबूर हासिल था और बहुत अच्छी हाई क्वालिटी शॉर्ट स्टोरीज़ की जो इनकी कलेक्शंस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हुई हैं सिंस मिड 1980s से। और इनके जो वर्क हैं, वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेज़ में ट्रांसलेट भी हुए हैं, जिसमें कि इटालियन, अरेबिक और जापानीज़। ये सारी जो हैं, इन सारी ज़ुबानों के अलावा भी वो काफ़ी ज़्यादा ज़ुबानों में इनके जो वर्क्स हैं, वो पब्लिश हुए हैं। आमिर हुसैन की जो स्टोरीज़ हैं, उसमें हम लोगों को हिस्टोरिकल इवेंट्स, पाकिस्तान के जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनके बारे में हमें देखने को मिलेगा, जिसमें कि पार्टीशन आ जाती है, मिलिट्री रूल्स आ जाते हैं। इनकी जो अपनी पर्सनली थॉट्स हैं, उनको भी इन्होंने एक्सप्रेस किया है। और इनकी जो वो स्टोरी की जो सेटिंग होती थी, वो तकरीबन लंदन, कराची और लाहौर वगैरह में होती थी। हम लोगों ने आज जो इनकी स्टोरी पढ़नी है, द नीडल वुमेन्स कैलेंडर, ये जो स्टोरी है, ये इनकी एक कलेक्शन टर्कोइज़, ये पब्लिश हुई है और ये इनका मोस्ट मैच्योर वर्क माना जाता है। और अपने वर्क में ये जो थीम्स का इस्तेमाल करते थे, वो पाकिस्तान के रिलेटेड होते थे और इस्लाम के रिलेटेड भी होते थे। इस्लाम की बात भी किया करते थे। इनकी जो स्टोरी जो आज हमने पढ़नी है, द नीडल वुमेन्स कैलेंडर, इसमें ये अपने बचपन को याद करते हैं, जो कि इनका कराची में गुज़रा। और इन्होंने उस वक़्त का ये इन्होंने अपनी स्टोरी में उस टाइम की बात की है, जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था जनरल अयूब खान के दौर में। तो फिर अब हम बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ, द नीडल वुमेन्स कैलेंडर। सबसे पहले मैं अगर आपको इसके टाइटल के बारे में बता दूँ, तो इसमें जो नीडल वुमन है, नीडल वुमन ऐसी औरत को कहते हैं जो कि सुई धागे के साथ काम करती है, लाइक कपड़ों पर वो कुछ एम्ब्रॉयडरी करती है, ठीक है? और जो कैलेंडर जो है वो सबको पता है कि क्या होती है, कि जिसमें हम लोगों को ईयर्स और मंथ्स के बारे में बताया जाता है, उसको हम लोग कैलेंडर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कैलेंडर जो है वो इसका इसका मतलब जो है वो ये है कि इसने मतलब किस तरह से कितनी मुश्किल से अपना टाइम गुज़ारा, ठीक है? अपने टाइम, क्योंकि ये जो थी वो अपना टाइम गुज़ारने के लिए, ताकि रियलिटी को फेस ना करे, ठीक है? रियलिटी से बचने के लिए ये एम्ब्रॉयडरी का काम किया करती थी कपड़ों पे, ठीक है? तो इसलिए ये जो है ये टाइटल का मतलब है। मज़ीद अगर हम लोग जब स्टोरी को पढ़ेंगे तो हम लोगों को मज़ीद भी समझ में आ जाएगा। ये जो स्टोरी है, ये एक वुमन के मुताल्लिक है जिसका नाम है तबिंदा, जो कि अपनी शादी से बहुत ज़्यादा नाखुश है। उसका जो हस्बैंड है वो लंदन से वापस आया है एक दूसरी औरत के साथ। इसका नाम होता है चैरिटी, आई गेस। इन सब चीज़ों की वज़ह से तबिंदा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाती है और अब ये वो अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करती है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर में वापस चली जाऊँ। लेकिन इसके जो इन-लॉज़ हैं, वो इसको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। वो कहते हैं कि तुम्हें जो है वो अपनी फैमिली का जो ऑनर है, वो इज़्ज़त जो है वो तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चली जाओगी तो खानदान बदनाम होगा और ये वो। लाइक जिस तरह की बातें हमारी सोसाइटी में औरत से की जाती हैं। तो उसको भी इसी तरह से ब्लैकमेल किया गया कि तुम मत जाओ, तुम यहीं पे रहो। तो इससे हम लोगों को ये भी पता चलता है कि किस तरह से वुमेन को एज़ अ सिंबल ऑफ फैमिली ऑनर लिया जाता है और इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये फैमिली की रेपुटेशन को जो है वो ख़राब नहीं करेंगी। बिल्कुल जैसा फैमिली चाहेगी, बिल्कुल औरतें और लड़कियाँ बिल्कुल वैसा ही करेंगी। अब तबिंदा जो है वो अपने हस्बैंड के धोखे की वज़ह से, क्योंकि वो उसको धोखा दे चुका होता है, उसकी वज़ह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार होती है और साइकोलॉजिकल पेन से गुज़रती है वो, और वो खुद को अपने एक कमरे में बंद कर लेती है, ताकि वो रियलिटी को फेस ना कर सके। अब जो उसने वो ज्वेलरी में पहना हुआ होता है, अपने इयररिंग्स और ब्रेसलेट, ये जो है एक हिसाब से उसके लिए एक ज़ंजीरें होती हैं उसके लिए, कि ये ज़ंजीरें हैं, ये इसकी निशानदेही करती हैं कि ये शादीशुदा है और ये एक मैरिज में जो है वो ट्रैप्ड है। वो जो है वो एक वॉचमैन का एक रेडियो है, उसके उससे वो म्यूज़िक सुनती है और वो अपनी शादी के बारे में और अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है। वो अपने हस्बैंड से मोहब्बत नहीं करती थी शादी से पहले। वो इस चीज़ पे राज़ी नहीं थी, लेकिन उसको शादी के लिए फ़ोर्स किया गया कि उसके जो रिलेटिव्स हैं, उन्होंने इस पे दबाव डाला, प्रेशराइज़ किया, जिसकी वज़ह से उसको शादी करनी पड़ी, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस आदमी की दौलत देकर कि काफ़ी ज़्यादा वेल्दी है, तो तुम खुश रहोगी, तो तुम शादी कर लो। तो उसको फ़ोर्स किया गया था इस मैरिज पे। अब ये जो उसका हस्बैंड है वो पढ़ाई की गर्ज़ से बाहर चला गया, इंग्लैंड चला गया और यहाँ पे तबिंदा को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ गया और वापस फिर बाद में कभी नहीं आया। ओवरऑल ये जो स्टोरी है, ये एक ट्रेजिक टेल एक वुमन की बताई गई है, जिसको कि ट्रैप किया गया एक मैरिज में, ठीक है? यानी कि उसको फ़ोर्स किया गया था इस मैरिज के लिए। और इसने किस तरह से स्ट्रगल की कि वो अपनी एक जगह तलाश करे इस पैट्रियार्टिकल सोसाइटी में। अब ये जो स्टोरी जो है, अगर आप आगे जाके मैं मज़ीद जब हम इसको अनफ़ोल्ड करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये वर्क कितना अमेज़िंग वर्क लिखा है आमिर हुसैन ने। आई रियली लव इट। जब मैंने इसको रीड किया तो टू बी ऑनेस्ट आई वाज़ नेयर टू क्राई सीरियसली। ये बहुत मुझे अच्छी स्टोरी लगी है। तो हम जितनी भी हम लोग शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ते आ रहे हैं, मुझे ना उनकी कोई अच्छी इतनी ख़ास एंडिंग लगी है, ना इतना ख़ास मुझे उनका स्टार्ट लगा है, बट इसमें एक स्टार्ट था, एक एंडिंग थी। तो इसकी समरी की तरफ हम लोग चलते हैं। अब ये जो फैमिली है, जैसे कि हम लोग इसका ओवरव्यू तो ले ही चुके हैं, तो दोबारा मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। तो अब ये जो फैमिली है, वो इसकी तमिंदा की बहुत ज़्यादा केयर करती है। क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है।
अब ये क्या होता है ताकि वो उसके खातिर तो वो लोग क्यों कर रहे होते हैं, ताकि वो एक बेटे को जन्म दें, ठीक है? जो कि इनके ख़ानदान का वारिस हो। लेकिन होता क्या है कि वो एक बेटी को जन्म देती है जिसको कि वहाँ पे कोई भी पसंद नहीं करता। उस फैमिली को बेटी चाहिए ही नहीं होती है। उनको चाहिए होता है एक बेटा, ठीक है? लेकिन उसके यहाँ बेटी पैदा होती है और उसका नाम होता है नसरीन। अब ये जो बेटी है उसकी वज़ह से तबिंदा जो है उसके अंदर एक मोहब्बत की एक लहर दौड़ती है क्योंकि ज़ाहिर है वो तो माँ है, उसको अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत होती है। साल गुज़रते गए और उसने अपनी हस्बैंड के बारे में कोई न्यूज़ नहीं सुनी। अपने वो लेयर मोमेंट में बिज़ी रहने के लिए ताकि उसको कोई भी इस किस्म की थॉट्स ना आए, अपने हस्बैंड के थॉट्स ना आए, अपने खुद को बिज़ी रखने के लिए वो कढ़ाई किया करती थी, ताकि वो अपनी इस बिटर रियलिटी को फेस ना कर सके। पहले तो जो थी वो परेशान होती थी कि अब उसका हस्बैंड जो है वो वापस आ जाएगा, लेकिन अब वो जो थी अपनी बेटी की पैदाइश के बाद, अब उसे इस चीज़ का खौफ था कि वो अकेली रह जाएगी। अपनी बेटी के साथ अब वो अकेली रह जाएगी, उसका हस्बैंड अब उसके पास वापस नहीं आएगा क्योंकि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है। अगर बेटा पैदा होता तो फिर भी थोड़े बहुत चांसेस थे कि वो वापस आ जाता। लेकिन अब उसके यहाँ चूँकि बेटी पैदा हुई है तो उसके अब अकेले रहने का डर पैदा हो गया कि अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। अब वो क्या होता है कि वो अपनी हस्बैंड की दूसरी शादी की खबर सुनती है कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। अब क्या होता है कि ये सुनने के बाद वो एक ओल्ड स्टोरी को याद करती है कि एक प्रिंस है जो कि एक गार्डन में सोया हुआ है, लेकिन उसका जो कंप्लीट ऊपर से लेके नीचे तक वो नीडल्स के साथ कवर है, ठीक है? और एक प्रिंसेस आती है और उसको आके तो उसकी सारी जो नीडल्स है ना, उसकी बॉडी से निकालती है, लेकिन आँखों से रिमूव नहीं करती, ठीक है? आँखों से रिमूव नहीं करती नीडल्स। के कुछ देर के बाद एक सर्वेंट वुमन वहाँ पे आती है और आके उस प्रिंस की जो ब्राइड है वो होने का दावा कर देती है कि मैं इसकी ब्राइड हूँ। और वो उसकी जो आँखों से जो कि वो जो प्रिंसेस है वो नहीं हटाती नीडल्स, वो आके उसकी आँखों से वो नीडल्स उतारती है, प्रिंस की आँखों से। आँखें जो हैं वो कितनी एक सेंसिटिव ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। तो इसीलिए वो कहती है कि मैं अपने मेरा जो हस्बैंड है वो बेटर डिज़र्व करता है, इसीलिए उसने दूसरी शादी कर ली उस औरत से। अब जो तबिंदा के इन-लॉज़ होते हैं, वो इसको ये कहते हैं कि ये कह के रोकते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि वो उसको एक हिसाब से ब्लैकमेल करना शुरू हो जाते हैं कि फैमिली की इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें चाहिए तुम यहाँ पे रुक जाओ, तुम्हें जो है वो उसकी पहली बीवी होने का ही हक दिया जाएगा, वो तुम्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। खानदान की जो बहू है वो तुम ही रहोगी, तो उसको इम्पोर्टेंस देने की जो है वो कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि साल गुज़र जाते हैं लेकिन उसका हस्बैंड जो है वापस नहीं आता है, तो फिर तबिंदा जो है वहाँ से जाने का प्लान कर लेती है। क्या होता है कि वो अपनी कुछ ज्वेलरी लेती है और ताकि वो अपने कुछ जो भी उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, वो पूरा कर सके अपने पेरेंट्स के पास कराची वापस चली जाए। वो अपनी बेटी को साथ लेती है और चली जाती है। अब अकेले सफ़र करते हुए वो बहुत ज़्यादा डरती है क्योंकि इसका ये फर्स्ट टाइम था अपनी पूरी लाइफ़ में कि जब उसने अकेले सफ़र किया था और वो खुद को बहुत ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड भी फ़ील करती है। वो अपनी बेटी को बहुत सँभाल के अपनी गोद में उठाती है और अपना जो बुर्का है वो ट्रेन में ही छोड़ जाती है और वो ये कहती है कि मैं आज के बाद कभी भी अपने फेस को कवर नहीं करूँगी। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि वो अपनी एक ओन आइडेंटिटी अब चाहती है। सफ़र के दौरान वो अपने जो वालिदैन हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उनका हम्बल लाइफ़स्टाइल को वो याद करती है। जब वहाँ पे जाती है तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत उसको खुशदिली से इस्तकबाल करते हैं उसका और उसके बाद जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो अब डाइवोर्स ले लेगी अपने उस धोखेबाज़ हस्बैंड से। लेकिन इसके जो इन-लॉज़ होते हैं वो ये डिमांड करती हैं कि वो उसकी जो बेटी है वो उनकी कस्टडी में रहेगी। तो लेकिन जो कोर्ट है वो उससे इनकार कर देती है कि हम आपको बच्ची नहीं दे सकते। मज़ीद हम आगे बात करते हैं तो जब वो अपने तबिंदा जो है वो अपने पेरेंट्स के घर में रह रही होती है। तबिंदा अपने पास्ट लाइफ़ के सारे दरवाज़े बंद कर देती है और बहुत दिलो-जान से अपना जो नीडल वर्क है उसको वो जारी रखती है और बिल्कुल वो अपने टाउन में फ़ेमस हो जाती है। नीडल वर्क से, अपनी उस कढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो उसके पास आते हैं। तबिंदा जो है वो खुद को हौसला देने के लिए कुछ कुरानी आयात, कुछ अहादीस उनको देखती है कि उसमें अब इस लाइन का जो है वो क्या मतलब है कि अब उसने डाइवोर्स ले ली, ठीक है? अब वहाँ से वो क्या करती है, अब खुद को उसने सैटिस्फाइड भी तो करना था ना। अब ये ना हो कि अगर उसकी मदर जो थी वो उसको ये कहती थी कि तुमने मतलब फ़िज़ूल में तलाक ले ली और ये और सब कुछ। लेकिन अब क्या है कि अब उसने खुद को सैटिस्फाई करने के लिए कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में उसने खुद को सैटिस्फाई किया। उसने देखा कि औरतों को क्या हकूक हासिल हैं, इस्लाम ने कौन-कौन से हकूक दिए हैं औरतों को। तो उसमें डाइवोर्स के हकूक भी हैं, बाकी जो भी है अब्यूसिव मैरिज अगर है तो उस औरत को चाहिए कि वो खुला ले ले। और फिर वो इस्लामी रोशनी से वो खुद को हौसला देती है कि मैंने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। अब क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, जिसकी वजह से उसको फिर उसका फल भी मिलता है। बहुत जल्दी फिर वो अपना एक स्मॉल स्केल बिज़नेस जो है वो शुरू कर लेती है और अपने नीचे वर्कर्स को भी रखती है। अब ये भी अपॉर्च्युनिटी देती है वुमेन वुमेन वर्कर्स को कि वो उसके नीचे आके काम करें। अब फिर अपने बिज़नेस के बाद वो अपने वालिदैन का घर जो है वो छोड़ देती है और अपना घर बनाती है और वहाँ पे जाके अपनी बेटी के साथ रहती है। अब क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी में एक सही इंसान की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है उमर। वो उमर से शादी कर लेती है और वो अपनी उसकी बेटी को बहुत प्यार से अडॉप्ट भी करता है, उसकी हिफ़ाज़त करता है और उसको जो है एक पीसफुल लाइफ़ जो है वो देता है, जो वो असल में डिज़र्व करती थी। अब उसके बाद क्या होता है कि उमर जो है उसको अरेस्ट कर लेती है पुलिस। क्यों अरेस्ट कर लेती है? जैसे कि मैंने बताया कि ये अयूब खान का जो मार्शल लॉ था, ये उस टाइम की राइटर ने उस टाइम की बात की है। अब उस टाइम में जो क्योंकि मार्शल लॉ लगा और आपको पता है कि किस तरह से लोग जो हैं वो
रिलीज़ निकालते हैं और कुछ राइटर्स जो हैं वो कुछ कॉलम्स भी लिखते हैं। तो उमर जो था वो एक राइटर था। उमर जो था वो इस मार्शल लॉ के खिलाफ जनरल जनरल अयूब खान के खिलाफ कुछ ना कुछ लिखता था। अब ये जो था उमर वो कुछ रैलीज़ वगैरह में भी शरीक हुआ, कुछ उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया, एहतजाज वगैरह जो एहतजाजी रैलियाँ होती हैं, इसमें इसने शिरकत की और ये कॉलम्स वगैरह भी लिखता था। फिर उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है कि इसने शहर का जो अमन है उसको बर्बाद किया है जिसकी वजह से हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो वो उसको अरेस्ट करके ले जाते हैं। वो जो तबिंदा है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए एफर्ट करती है कि किसी न किसी तरह से वो अपने हस्बैंड को वहाँ से निकाल सके। और इस ड्यूरेशन के दौरान वो फिर से एक्सपेक्ट कर रही होती है। फिर भी इस सारी से कंडीशन के बावजूद भी उसने खुद को नहीं रोका। वो फिर भी वो नीडल वर्क जो है वो करती रही और उसने अपने जो हस्बैंड को छुड़ाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की। कुछ टाइम गुज़रता है और फिर फाइनली उमर जो है वो रिहा हो जाता है, लेकिन उस कस्टडी में उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह टॉर्चर किया गया होता है। तबिंदा जो है वो अपने हस्बैंड उमर को कन्विंस करती है कि वो राइटिंग छोड़ दे और एक बुक शॉप जो है उसको ओपन कर ले अपनी फैमिली की सेक के लिए। उमर जो है वो उसको डिसअपॉइंट नहीं करता है और अपने ड्रीम को पीछे छोड़ देता है और फिर ताकि वो सोसाइटी को चेंज कर सकता है अपनी राइटिंग के ज़रिए। फिर वो उस ड्रीम को छोड़ देता है और अपनी वाइफ़ की, अपनी फैमिली की सेक के लिए वो एक बुक शॉप खोल लेता है। मज़ीद अगर आगे हम बात करें तो स्टोरी जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। राइटिंग स्किल्स पे आते हैं। मैं क्योंकि हो सकता है कि ऑथर की राइटिंग स्किल्स के बारे में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये जो स्टोरी है, ये ऑथर की एक्सपेक्टेशनल स्किल्स के बारे में हमें बताती है कि इसने इन्होंने किस तरह से क्रिएट किया बिल्कुल एक रियलिस्टिक कैरेक्टर्स को, जो कि हमें हमारी ज़िंदगियों में ही मिलते हैं। ठीक है? अब तबिंदा के जो कैरेक्टर है, वो हर दूसरे घर में हमें वो वुमन मिलेगी। ठीक है? हर दूसरे घर में मिलेगी। और जो उसका जो हस्बैंड था सुहेल, दुनिया में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इसी तरह करते हैं। बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके शादी कर लेते हैं और फिर उसके बाद कभी वापस नहीं आते। उसके बाद जो थर्ड वाला कैरेक्टर था, उमर का, यहाँ जो है वो फिर दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। तो वो एक अच्छे लोगों की मिसाल हमें देखने को मिला। अब तबिंदा जो है वो हम लोगों को बहुत एक स्ट्रॉन्ग वुमन दिखाई गई है, जिसने कि अपनी जो भी वो फेट थी, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया कि मैं इस फेट को यहाँ पर ही मैं घुट-घुट के नहीं मरूँगी, मुझे यहाँ से जाना है, ठीक है? अब वहाँ पे उसने उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं ये नहीं लूँगी, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। उसने अपने लिए फाइट की कि मैं अपनी किस्मत को बदलूँगी। उसने जो सोशल नॉर्म्स हैं, उनको तोड़ा और फिर वो इंडिपेंडेंट हो गई। अभी जो ऑथर है इसने एक्सप्लोर की हैं, इसमें थीम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और स्ट्रगल जो है वुमेन की अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में। उमर का जो कैरेक्टर है जो कि एक राइटर है और इसको कंपेयर किया जाता है हॉक से, यहाँ पर ईगल से, जो कि सिंबलाइज़ करता है कि एक ऐसा इंसान जो कि ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है। अब अपनी राइटिंग के ज़रिए यहाँ पर अपनी जो एहतजाजी रैलियाँ होती हैं उनके ज़रिए वो सोसाइटी को बदलना चाहता था। वो चाहता था कि ज़ुल्म के खिलाफ हमें बोलना चाहिए, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? उसको भी पुलिस वाले उठा के ले गए और उसके बाद उसको इतना ज़्यादा लाइक उसको टॉर्चर किया जब वो उनकी कस्टडी में था। अब ये जो स्टोरी है वो हाइलाइट करती है डिफरेंट चैलेंजेज़ को जो कि हर एक इंडिविजुअल ने फेस किए, ठीक है? हर एक इंडिविजुअल ने फेस किए। उमर ने कुछ चैलेंजेस फेस किए, तबिंदा ने कुछ चैलेंजेस फेस किए। ऑथर की जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, असर छोड़ा है अपना लिटरेचर में अराउंड द वर्ल्ड अगर बात करें हम तो। उन्होंने जो अपनी स्टोरीज़ में एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया, उसमें क्लासिकल से लेके मॉडर्न सोर्सेज़ हर एक सोर्स को जो उनका नैरेटिव रिसोर्स है ना, उसको यूज़ किया और इस तरह से इन्होंने एक अच्छी स्टोरी क्रिएट की। इन सिंपल वर्ड यहाँ पर अगर हम इन कंक्लूजन अगर बात करें तो ये जो स्टोरी है, ये ग्रेट एग्जांपल है ऑथर की एबिलिटी की कि हम लोगों को बताता है कि ऑथर में कितनी एबिलिटी थी कि उन्होंने क्रिएट किया कि रिलेटेबल और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को स्पेशली स्ट्रॉन्ग वुमन के बारे में हमें बताया गया कि जो कि फाइट करती है सोशल नॉर्म्स के खिलाफ, ऑपरेशंस के खिलाफ। ये जो स्टोरी है ये थीम्स को एक्सप्लोर करती है जिसमें कि रेजिस्टेंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वुमेन स्ट्रगल और ये जो ऑथर है इसकी जो राइटिंग स्टाइल है ये आप लोगों ने भी देख ही लिया कि इन्होंने कितने यूनिक तरीके से एक स्टोरी लिखी है। सबसे पहले मतलब जैसे कि पहले अगर हम लोग शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो हमारे पास पहले राइटर्स हैं। मैं जज नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई कंपैरिज़न नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि अगर ये बिल्कुल जैसे हम लोगों ने पहले जो 4 शॉर्ट स्टोरीज़ रीड की हैं, अगर इनकी तरह लिखते, तो क्या होता कि ठीक है, वो वहाँ पे रही, उसके हस्बैंड ने उसको धोखा दे दिया और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके जो इन-लॉज़ थे, उसने कहा कि तुम्हें वही वाला मुकाम मिलेगा, उसकी पहली बीवी का मर्तबा तुम्हें ही मिलेगा और खानदान में सिर्फ़ तुम ही खानदान की बहू रहोगी और ये सब कुछ और ये होता है उसके बाद उसकी बेटी हो गई और उसके बाद उसने खुद को अपने एक कमरे में कैद कर लिया और ये सब कुछ। यहाँ तक स्टोरी होती है वो एंड हो जाती, मेरे ख़्याल से। लेकिन उन्होंने क्या किया उसके बाद उसने मतलब एक वुमन की स्ट्रगल दिखाई है कि उसने अपनी फेट को चेंज करने की कोशिश की कि मैं इस सिचुएशन में नहीं रहूँगी, मैं अपनी फेट को चेंज करूँगी। अपनी बेटी के साथ फिर वो चली गई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार अब मेरी बेटी अब मैं क्या करूँगी अगर मैं चली गई? हमारे माशरे में यही सोचा जाता है ना कि यार अब औलाद हो गई है तो अब मैं क्या करूँगी जाके? किसके दर पे पड़ी रहूँगी? उसने अपनी मेहनत की, अपने उस वर्क को जारी रखा और कुछ बन के दिखाया, ठीक है? यानी कि वो इंडिपेंडेंट हो गई बिल्कुल ही। उसने किसी पे डिपेंड नहीं किया फिर बाद में और उसके बाद फिर उसकी लाइफ में एक अच्छे इंसान की, एक राइट इन पर्सन की एंट्री भी हुई और फिर उसने एक हैप्पी मैरिज भी एक्सपीरियंस की। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। जो स्लाइड्स का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।